हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोग क्या करेंगे, बोर मॉडल देख लीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो निकालेंगे, ठीक है। और क्या निकालेंगे, किस रेडियस में किस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका कैसे निकालेंगे, रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट में कैसे निकालेंगे, सेकेंड ऑर्बिट का कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो देखेंगे और एनर्जी देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, रेडियस निकालेंगे। हम लोग फर्स्ट फाइंड क्या करने जा रहे हैं, रेडियस। तो अब यहाँ पे देखिएगा, बोर मॉडल में ही आप लोगों ने देखा था L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पढ़ा था। L क्या था, एंगुलर मोमेंटम, जिसे MVR बोला गया था, NH अपॉन 2 ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, जैसे हम अभी पहले समझा रहे हैं उसे समझिएगा, फिर लिखना स्टार्ट करिएगा, ठीक है, ये नहीं कि छापने में लग जाए। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये आपका न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, न्यूक्लियस, और ये क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये सर्कुलर मोशन करेगा, इसीलिए वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ पे देखना कि हमारा, जैसा कि हमें पता चला है कि FC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FE। अब देखिए यहाँ पे अगर सेंट्रीपिटल की फोर्स क्या होता है, mv² अपॉन R, ठीक है। अब बात आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R², ये मॉड में रहता है, समझिए। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -E, तो माइनस नहीं लेंगे क्योंकि हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कूलम्स लॉ जो था उसमें ये मॉड में होता है, ठीक है। तो साइन को मत लो, E ले लो। इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज E हो गया, और ये इसका न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, ZE। ZE कैसे हुआ, जो इसका जो भी नंबर ऑफ वो है प्रोटॉन है उसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का -E होता है, इसका +E होता है। क्योंकि यहाँ पे मॉड होता है इसलिए हम लोग -E ले नहीं रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये पता है कि न्यूक्लियस का क्या होगा, आपका चार्ज ZE, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू 1 प्रोटॉन का चार्ज, समझ गए। तो ये हो गया, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, यहाँ पे K रहेगा, Q की जगह Q1 की जगह E हो जाएगा, Q2 की जगह ZE अपॉन R², ठीक है। अब इसे पुट कर दो, यहाँ पे पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, K का K रहेगा, ZE², E इंटू E² हो जाएगा अपॉन R²। यहाँ तक समझ में आया। अब हमें क्या करना है, R फाइंड आउट करना है। R फाइंड आउट करना है तो मास और ये वाला मास, ठीक है, और वेलोसिटी। एक वेलोसिटी भी आपकी क्या है, वेरिएबल है, मास तो चलो कांस्टेंट है, ठीक है। आपका वेलोसिटी वेरिएबल और रेडियस वेरिएबल है। तो यहाँ पे अगर हमें मास किसको हटाना हो, सॉरी, वेलोसिटी को हटाना होगा, समझिए, क्योंकि हमारे इस वाली इक्वेशन में वेलोसिटी भी वेरिएबल है और रेडियस भी क्या है, वेरिएबल है। तो इसमें से एक वेरिएबल हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग R फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम लोग क्या हटाएंगे, V हटाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, mv² है। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, m² v² r² इज इक्वल टू n² h² अपॉन 4π², 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, π²। यहाँ तक समझ में आया, ये चीज समझ में आई। अब यहाँ पे क्या करो, v² की वैल्यू निकालोगे, v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n² h², यहाँ 4π² तो रहेगा ही, m² और v² हो जाएगा, ठीक है। या mv² की निकाल, ठीक है, इतना निकालो, ठीक है, v² निकालो, क्योंकि mv² नहीं निकल सकता क्योंकि m² है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो क्या करोगे, v² निकालोगे। v² के लिए हमें क्या करना है, m² और r² इसके नीचे ले जाना है। ये r है बेटा, v मत समझ लेना, r²।
तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, इसको पुट कर दो फर्स्ट। देखिए कोई भी चीज छूट तो नहीं रही है, NH/2 का स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर। यहाँ से v स्क्वायर अगर हम इसको निकालना चाहेंगे तो m स्क्वायर r स्क्वायर इसके नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे ले गए। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन कर लो, ठीक है, ये कर लो। तो अब क्या करो, v स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो सेकेंड इक्वेशन में, पुट v स्क्वायर इन इक्वेशन सेकेंड। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। v स्क्वायर की वैल्यू जरा पुट करो, m/r तो हो गया, यहाँ पे n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर इंटू r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। देखो r स्क्वायर से ये वाला r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और क्या कैंसिल हो रहा है, देखिएगा कुछ कैंसिल हो रहा है, पाई स्क्वायर नहीं, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो, ये r स्क्वायर से ये वाला r स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये r। इसकी वैल्यू अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा m n स्क्वायर, अब देखिए m से एक m कैंसिल हो जाएगा, m से एक m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो और कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ और नहीं कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे देखिए नहीं, तो यहाँ से एक m से एक m कैंसिल हो गया, तो यहाँ ऊपर क्या बचा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m, और यहाँ r तो था ही, r स्क्वायर कैंसिल हो गया, समझो। ये क्या बचा, k z e स्क्वायर अपॉन कुछ नहीं बचा। अब ये r है, इधर इसको r को इधर चला जाएगा, इनटू में हो जाएगा, डिवाइड में है तो समझो। यहाँ से r की वैल्यू निकालो, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे r था, ऊपर लिख दिया यार, ठीक है, ऊपर चला गया ये, और ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। r था यहाँ पे r था, इसको ऊपर ले गए और ये वाले टर्म को नीचे ले आए हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, k z e स्क्वायर इज इक्वल टू r। अब यहाँ से देखो कुछ और कैंसिल हो रहा है, नहीं, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी, h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन z, ठीक है, z। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ तक नोट डाउन करिए बच्चों, यहाँ तक आप लोग ने नोट करा था। अब यहाँ पे k की वैल्यू आपको पता होगी, k की वैल्यू क्या होती है, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे पुट कर दो आप लोग, कोई दिक्कत, कहाँ मिटाएं, इतना नोट कर लिया है ना। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, यहीं पे लिख दे रहे हैं। अब देखिए r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h स्क्वायर था अपॉन 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर था, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, समझ लो। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू, ये n है बेटा, है ना, समझ रहे हो। तो h स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो 4 से 4 कैंसिल, 1 पाई बचा, m e स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे देखो डिवाइड में उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है। क्या बचा, पाई बचा आपका, m बचा, e स्क्वायर बचा, और एप्सिलॉन नॉट इधर है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, अपॉन में है। और ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिखा है बेटा, ये ऐसे लिखा है n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर, वैसे तो समझ गए होगे ना। तो ये था, बस k की वैल्यू पुट कर दी और ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया है, n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर, सॉरी z स्क्वायर नहीं था, z था, यहाँ देखो z था ना,
बेटा गलती से जेड स्क्वायर हो गया था, तो यहाँ पे कुछ नहीं करा, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दी है। अब कैलकुलेशन करो, ठीक है, ये आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखना ये जो आंसर आया इसकी जो वैल्यू देखिए, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोगों को पता है, पाई की वैल्यू आपको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है, ठीक है। सारे डेटा जो है आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, सारी डेटा, एच की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की, और पाई की तो पता ही होगी, मास कुछ लोगों को वो भी ना पता हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसकी पूरी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आता है एट लास्ट आपका, इसको रिड्यूस करके देखिए, इसको तो याद रखिए, इसको तो याद रखिए, और इसकी जो वैल्यू आती है आपकी आती है 0.529, ठीक है, एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। तो यहां तक देखिए एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन क्या है, ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ठीक है, और जेड क्या है आपको पता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसका भी यूज आएगा, तो इतना नोट डाउन कर लो आप, ठीक है ना। स्टूडेंट्स आपके जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा आपने क्या किया, इसको अभी देखिए डेरिवेशन में यूज करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए कैसे लेते हैं एग्जांपल, हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर आपका क्या हो जाएगा, Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, Z क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा हमने जो निकाला, क्या निकाला, R इज इक्वल टू 0.529, ठीक है, क्या आया, एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये आया। मान लीजिए फर्स्ट शेल के लिए निकालना है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, z इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 1, तो यहां से r क्या हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन 1, तो ये 0.529 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। अगर सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकालेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, थर्ड के लिए n की वैल्यू 3, z तो आपको पता ही है 1 ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं। हीलियम के लिए आप निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है, बस इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद वेलोसिटी देखते हैं ना। स्टूडेंट्स हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें r पता चल गया है, ठीक है, इसको हम साइड में लिखते जाएंगे। अब इसका हम यूज करेंगे, तो इसे याद कर लीजिएगा, जरूरी है ये, और जो लास्ट में फॉर्मूला आया था वो भी याद रखना, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है, और वेलोसिटी के डेरिवेशन के लिए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी। हमें पता है कि mvr इज इक्वल टू क्या होता है, nh अपॉन 2 पाई। ये किसने बताया, बोर ने बताया, याद है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए mvr, अब यहाँ पे r की वैल्यू पुट, ये फर्स्ट इक्वेशन है, मान लो पुट r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन m पाई z e स्क्वायर, ठीक है। इन इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दो फटाक से, एम वी इंटू आर की जगह पुट कर दो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम पाई जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। मजा आई है ना। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो क्या क्या कटेगा, देखो v तो कटेगा नहीं, m से m कट जाएगा, तो v बचा यहाँ पे एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई जेड ई स्क्वायर एन एच अपॉन 2 पाई। अब देखो कुछ और कट रहा है, एक n से एक n कैंसिल, ठीक है, एक h से एक h कैंसिल, पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, और ये क्या था 2 था, ये 2 है z नहीं है, हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी अपन नहीं लिखे में, ठीक है, ये 2 है और ये z है सुंदर सा, ठीक है। तो ये हो गया v इंटू बचा एक n बचा, एक h बचा एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड ई स्क्वायर बचा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, NH तो कट गया है और 1/2 बचा, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू 1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन NH एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक समझ में है। देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, ये सब आपको पता है। तो अब यहाँ से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 1/2
ठीक है, 1/2 का 2 रहेगा, और z इसकी पूरी, मतलब ये पूरे की वैल्यू, कांस्टेंट की सारी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2.18 इंटू 10⁻⁶, ऊपर क्या आएगा z/n। दिस इज अवर सॉल्यूशन। अब जैसे हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे, हाइड्रोजन एटम के लिए निकालते हैं, अब देखिए z आपका क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ऑर्बिट तो आप बताइए किस पे लेंगे, अगर मान लीजिए ऑर्बिट आप फर्स्ट पे लेते हो तो आप v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.18 इंटू 10⁻⁶, ये मीटर पर सेकेंड में होता है बेटा, मीटर पर सेकेंड। फिर सेकेंड ऑर्बिट में निकालेंगे तो देखिएगा n इज इक्वल टू क्या पुट कर देना 2, तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁶, z तो 1 ही रहेगा और n की वैल्यू अपॉन 2 हो जाएगी, तो ये 1.09 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? मेरे ख्याल से तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें करने में मज़ा आती। देखो अभी तक बोरिंग था, जो बात सच है वो सच है, ये है असली मुद्दा, मतलब जो पढ़ाने में मज़ा आती है हमें कि हाँ ये एक चीज़ से दूसरी चीज़ डेराइव करो, फिर दूसरी से तीसरी है, उसी में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाओ, समझ लो, तो नोट भी करना है, ठीक है, नोट करो। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, बोलते बोलते ये चीज़ भूल गए थे कि इसको बॉक्स में बना लेना बेटा, समझ लो, ज़रूरी है, क्योंकि ये बॉक्स हम यहाँ पे उठा के रख देंगे। नाउ स्टूडेंट, अब क्या बारी आई ऑर्बिट की, हमें एनर्जी निकालनी है। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए पहले तो काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड करना पड़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, फिर पोटेंशियल, फिर टोटल एनर्जी। तो घबराइए मत, इन्हीं दोनों का यूज़ करेंगे, इसीलिए लिख लिया है, ठीक है। तो दो ये इसीलिए बॉक्स भी कह रहे थे बना लो, ठीक है। लास्ट वाली इक्वेशन तो याद रखो, लेकिन बॉक्स भी बनाना है आपको, क्योंकि इसका यूज़ टोटल एनर्जी के लिए होगा, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, nth ऑर्बिट के लिए निकाल लें। अब यहाँ पे देखना, टोटल एनर्जी निकालने जा रहे हैं, समझो। टोटल एनर्जी के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी हमें क्या पता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। हमको पता है v का फॉर्मूला ये होता है, तो v का फॉर्मूला पुट कर दो, किसने मना करा है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/2 mv²। तो ये v होता है, तो पुट कर दो, यहाँ पे लिख दे रहे पुट वैल्यू ऑफ v, ये फर्स्ट इक्वेशन कर लो यार, इन इक्वेशन फर्स्ट। आप खुश हो, ठीक है। अब यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दी, ze²/2 ε0 hn का होल स्क्वायर, v स्क्वायर है ना, कर लो। काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या आ जाएगी, 1/2 m z का स्क्वायर e⁴/2 ε0 का स्क्वायर h² n का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, अब 2, अच्छा 2 का स्क्वायर तो किया ही नहीं, तुम लोग बताते ही नहीं हो, 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या हो जाएगा 1/8, 2 × 4 80 होता है ना, 16 तो नहीं होता, mz² e⁴/2 4 8 ε0 का स्क्वायर h² n²। समझ में आया यहाँ तक? ये तो काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, K/Q1/Q2/R। और पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, हम लोग जब चार्ज लेते हैं तो विद साइन रखते हैं, तो जो आप लोग भूल चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में निकाला था कि विद साइन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और वर्क डन निकालते हैं, ठीक है, इस केस में। तो पोटेंशियल एनर्जी K का जो वैल्यू होती है 1/4 पाई ε0। अब यहाँ पे Q1 देखो, Q1 आपका क्या था, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन Q1 मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e होता है, समझो, इसीलिए साइन क्या है, तो यहाँ पे Q1 आपका -e हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव को आप क्या लिखोगे, Ze, ठीक है। तो ये आपका हो गया Q2 क्या हो जाएगा, Z × E, समझ लो। अब ये हो गया, और अपॉन R रख दो,
अब आर भी हम कौन सा रखेंगे, ये वाला रखेंगे, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे अगर हम देख लें तो पी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस जेड ई स्क्वायर, और आर की वैल्यू नीचे पुट कर दो फटाक से उठा के, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम पाई जेड ई स्क्वायर। ये हो गया। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ कट रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, समझ, और कुछ कैंसिल हो रहा है, ना 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 ना। तो यहाँ पे कर लो, पी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस को इधर लिख देते हैं जेड। अब देखो ये ऊपर जब चला आएगा, कैसे समझाएं, छोटा सा समझा देते हैं, देखो यहाँ पे समझाते हैं, भी रब कर देंगे। पी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस था ये जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम जेड ई स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे ये कर लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझ लो ये इक्वेशन थी। अब तुम्हारा ये देखो माइनस, ठीक है, माइनस हो गया, पाई से अच्छा पाई कैंसिल हो गया था, पाई लिख दिया है, पाई से पाई कैंसिल हो गया था, जेड ई अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, ये डिवाइड में है, इसके डिवाइड में है, समझ लो। तो ये क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई बार बार बोले, याद हो गया ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू होती है, तो 4 पाई निकल जाता है, तो यहाँ पे 4 एप्सिलॉन नॉट होगा क्योंकि पाई कैंसिल हो चुका है। तो ये एम, ठीक है, रिसिप्रोकल हो जाएगा और इनटू हो जाएगा ना, एम जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये जेड है, ये जेड है, तो और ये ई स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस तो माइनस रहा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम रहेगा, z का स्क्वायर हो जाएगा, z इंटू जेड, जेड स्क्वायर, ई की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा अपॉन 4 तो रहेगा ही और 4 तो रहेगा ही, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एंड देन एन स्क्वायर, ये हो गया आपका एच स्क्वायर। तो देखो मिल रहा है कि नहीं, एम एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 ई की पावर 4, ये 4 है वो तो रहने दो, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये 1/8 टाइम्स है, 1/4 है, तो अब क्या करें, इसको इक्वेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, कुछ पल्ले पड़ा। इसको जब हमने सॉल्व कर लिया तो हमारा ये आया, ठीक है, क्या आया, रुको दिखाते हैं, ठीक है, इतना नोट करो, पहले इतना नोट कर लो, कहीं साइड में नोट कर लेना, इसे सॉल्व करो, मतलब दिमाग लगाओ कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। हाँ बच्चों, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर रहेगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -1/4 और आ जाएगा एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे, समझ गए, हमने सॉल्व करके दिखा भी दिया है। तो अब देखो यहाँ 1/8 है, ये 1/4 है, तो इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, -2m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 और नीचे क्या आ जाएगा, 2 4 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी आ गई, -2m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी निकाल लो, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से टोटल एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी रखो 1/8 m। एक काम करो, ये वाले टर्म देखो, ये वाला और ये वाला टर्म दोनों का सेम है, जब प्लस करोगे कॉमन आ जाएगा, करके देख लेना, चाहे ना विश्वास हो तो, या ऐसे मत करो, लाओ हम कर देते हैं 1/8
एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी रख दी, प्लस रखोगे और पोटेंशियल एनर्जी आपकी किस में आई है, माइनस में आई है। ठीक है, इतना नोट करो, फिर हम आगे इसको रब कर देते हैं। ठीक है, इसको रब कर दे रहे हैं, कैसे निकला है पोटेंशियल एनर्जी, ये तो समझ गया होगे मेरे ख्याल से। तो ये माइनस 2m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 8 आपका एलसीएम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/8 था, देखो ये भी 1/8 है, ये भी क्या है -2/8, तो क्या हो जाएगा इसमें 1 में से ये 1 है -2, तो ये आंसर टोटल एनर्जी का क्या आ जाएगा, मतलब ये है, मान लीजिए 1 - 2 आ रहा है ना, ये एलसीएम यही आ जाएगा, ये पूरा वही रहेगा, ये 1 था ये 2 टाइम है, तो 1 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है, -m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर और नीचे 8 भी बचेगा। दिस इज योर टोटल एनर्जी। ठीक है, पूरा फंडा कुछ नहीं था, आपको मेथड आना चाहिए, कैसे सॉल्व करना है वो आना चाहिए, क्योंकि हम मैथ्स लगा रहे हैं किसी और की तरह, आपका मेथड दूसरा होगा। मैथ्स एज अ सेंस इसको मतलब रिड्यूस करना, समझ गए, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होगा, खुद से भी कर सकते हो आप अगर कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि लेंदी है, हम समझ रहे। ठीक है, तो हमने कोशिश करी है, मे भी आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो ये आ गया आपका आंसर स्टूडेंट्स, हम लोग ने टोटल एनर्जी निकाल ली है। तो अब यहाँ पे ये देखिएगा, मास हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, 8 हमें पता है कि 8 होता है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट पता है, ये h होता है बेटा, h प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट पता है हमें और n नहीं पता है हमें, फिर क्या क्या पता है, z नहीं पता और n नहीं पता है, इसको ऐसे छोड़ दो और ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू रखोगे जब, तो आपका आएगा -13.6। ठीक है, अब बचा क्या, z स्क्वायर बचा क्योंकि हमें नहीं पता, अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज योर टोटल एनर्जी, ये एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी हमने रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी बताई, तीनों की जो फॉर्मूले हैं याद रखना। ठीक है, वैसे अगर हाइड्रोजन का निकालना चाहते हो एनर्जी तो z = 1 पुट कर दो, फर्स्ट ऑर्बिट मान लो, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी -13.61 स्क्वायर अपॉन 1, तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अगर मान लो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालनी है, सेकंड के लिए निकालनी हो तो सेकंड के लिए n = क्या पुट कर दोगे, n = 2, यहाँ पे n = 1, z तो 1 ही रहेगा, हाइड्रोजन एटम फॉर हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी -13.6, z का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -13.6 अपॉन 4, तो ये 4 3 टाइम्स 4 3 12, 4 4 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे अगर n = 3 निकाल लेते तो ये आप बताना कितना आएगा, n = 4 निकाल के आप बताएंगे कितना है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, हमें नहीं, प्रैक्टिस आपको करनी है। आप शुरू कर दो, टाइम नहीं बचा बेटा। जो बच्चे इसमें दिमाग लगाएं पेपर होगा कि नहीं, रिड्यूस होगा कि नहीं, तो वो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनको अभी डर है कि टाइम मिल जाए मैं पढ़ लूँगा, जितना भी टाइम मिल जाए कम ही रहेगा हमेशा। आप देखना अगर मान लो पोस्टपोन भी होता है तब भी आपको लगेगा अरे कुछ दिन और मिल जाए। जिसको नहीं पढ़ना उसको नहीं पढ़ना है, समझ रहे, ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। क्यों उस पर दिमाग लगा रहे हो, जो होना है वो तो हो के रहेगा ना, अपना काम करते रहो और अच्छा कर लोगे अगर पोस्टपोन हो गया। अब उसके चक्कर में बैठे हो तो और उसको टेंशन में लिए हो बाकायदा कि काश हो जाए, इससे बेटर काश ये हो जाए, है ना। पढ़ाई करो। nth ऑर्बिट की एनर्जी निकालने का ये फॉर्मूला था। अगर हम लोग हाइड्रोजन के लिए देखें, हाइड्रोजन के लिए आप लोग क्या करेंगे, z = 1 लेंगे। एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जब z = 1 ले लेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, हर में 1 लिखोगे सारी में, और अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1,
n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4 रखा इसी इक्वेशन में, और z तो 1 ही रहेगा सारी इक्वेशन में, z 1 रखोगे, ये इसको हटा ही देते हैं, z 1 हो गया, हटा दिया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे n² बचा, 1 फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी ये, सेकंड की ये, थर्ड की ये, फोर्थ की ये, और फिफ्थ की ये, और भी निकाल सकते हो, इच्छा इनफाइनाइट तक निकालो, हमें क्या लेना देना, ठीक है। टाइम हो फालतू का तो नहीं यार, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे एनर्जी लेवल देख रहे हो तो ये ऐसे एनर्जी लेवल है मान लो, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में जो है आपकी ये है -13.6, सेकेंड ऑर्बिट में -3.4, फिर ये कम होती जा रही है, लेकिन किस में कम हो रही है, विथ निगेटिव साइन। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एनर्जी क्या हो रही है, जैसे जैसे ऑर्बिट इंक्रीज हो रही है, मतलब जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ रही है उसकी एनर्जी भी बढ़ रही है। ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, ये ऑर्बिट्स हैं। अब देखो फर्स्ट वाले की -13.6 है, ठीक है, और इसकी -3.4 है, ये इससे देखो ये वाली बड़ी है ना, तो जैसे जैसे ऑर्बिट्स के आगे जाते जाओगे तो बड़ी वैल्यू होती जाएगी, देख रहे हो। न्यूमेरिकल वैल्यू तो छोटी है, विद साइन क्या होता है आपको पता ही होगा इतना कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे देखो अगर हम लोग बनाते हैं, और यहाँ पे ये भी नोटिस करिएगा कि जो डिफरेंसेस है, देखिए इन दोनों के बीच में बहुत हाई डिफरेंस है। अगर हम बनाते, ये क्या है, n = 1 के लिए n = 1 के लिए 13.6 है। अब देखो n = 2 के लिए आपका, ये आपका, इसको मिटा दे पहले, ठीक है। n = 1 के लिए, n = 2 के लिए आपकी एनर्जी कितनी है, -3.4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच गैप कम हो गया, ये क्या हो जाएगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर इसके बाद और कम हो गया डिफरेंस, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, फिर ये क्या होंगी, सब कंसाइड करने लगेंगी, ठीक है। तो ये रहता है। यहाँ पे देखिएगा, समझ में आया, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए, आगे हम नई चीज़ बताते हैं। ना स्टूडेंट, हम लोग अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखेंगे। स्पेक्ट्रल लाइन हमने बताई थी, किसी भी एटम की, जैसे हमारा थंब इम्प्रेशन होता है वैसे ही किसी भी एटम की आपकी स्पेक्ट्रल लाइन होती है, ठीक है। उसको देखने से ही साइंटिस्ट बता देंगे कौन सा एटम है, समझे, तो ये समझिएगा। अब दूसरी बात क्या होती है, हम लोग जब देखेंगे वेवलेंथ निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालते हैं देखिएगा। यहाँ पे हमने बताया था, देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिए, अगर ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसको एनर्जी मिली, तो ये अपनी ये वाली ऑर्बिट से इस पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ये अनस्टेबल रहेगा, अनस्टेबल रहेगा तो यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ अब लेकिन ये क्या कह रहा है कि अगर हाइड्रोजन ले, -13.6 इसकी एनर्जी रहती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहता है, कितनी आती, -13.6 आई थी ना, Z² / n²। अगर यही लेते तो अगर सेकेंड ऑर्बिट की निकालते तो कितना हो जाता, 2 का स्क्वायर 4, 3 × 12, 4 × 3.4, ठीक है। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेज में ये आ गया, मतलब -13.6 से ये क्या आ गया, हायर एनर्जी लेवल पे आ गया, लेकिन ये अनस्टेबल रहेगा, तो ये वापस जाएगा अपनी जगह। वापस जाने के लिए ये बोलेगा कि हमें तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, मतलब कम चाहिए एनर्जी, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, जो कि बोर ने लास्ट वाला लाइन देखिएगा, जब हमने उसकी जो पोस्टुलेट्स पढ़ाए थे, थ्योरी लिखवाई थी, उसमें लिखा था कि जो हमारा h होता है, फोटोन की एनर्जी होती है, वो क्या होती है, डिफरेंस होती है, E2 - E1, ठीक है। अब हम मानते हैं जो हमारा वो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन है, मूव्स फ्रॉम n2 to n1, हायर टू लोअर एनर्जी में मूव करा, मतलब ये n2 से n1 आया, n2 से n1 आया। तो अब यहाँ पे देखिएगा h न्यू की वैल्यू क्या होती है, C/λ, ये याद कर लीजिएगा, हमने पढ़ा चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, न्यू की h × C/λ,
ये आ गया E2। अब देखो एनर्जी, हमने एनर्जी का भी फॉर्मूला बताया, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा -13.6 Z² अपॉन N²। अब यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। हर एटम जो है, जैसे देखिए वाइट लाइट है तो वो क्या करती है, विप जोड़ देती है, स्पेक्ट्रम बनाती है कलरफुल, ठीक है। वैसे ही हमारा हर गैस जो एटम है वो उसकी खुद की क्या होती है, स्पेक्ट्रम होती है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये बोर मॉडल से हमने लिया है, ठीक है, और हमें पता है म्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा होता है, E2 अपॉन E1। अब E की वैल्यू तो ये है, Z क्या हो जाएगा 1, Z की वैल्यू 1 रखोगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे रखोगे जब, तो ये -13.6 अपॉन ऑर्बिट कौन सी है, सेकेंड N2 है, कुछ सेकेंड नहीं है, N2 लिख लो, N2 का स्क्वायर, Z² अपॉन N² होता है ना, एक्चुअल फॉर्मूला आपका Z² अपॉन N² होता है। ये आपका लास्ट टॉपिक है, तो Z आप 1 पुट कर दोगे और N आपका क्या होगा, क्योंकि N2 से N1 आ रही है तो N2² हो जाएगा। अब ये हो गया, माइनस का साइन लगाए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -13.6 अपॉन N1 आ रही है तो N1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा HC अपॉन लैम्डा, यहाँ पे ये कर लीजिए, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसको पहले लिख दे रहे हैं, N1 स्क्वायर -13.6 N2²। अब HC अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 कॉमन ले लिया, 1 अपॉन N1² माइनस 1 अपॉन N2²। तो अब यहाँ से क्या होगा 1 अपॉन लैम्डा, वेवलेंथ निकालोगे, इसको मिटा दें बच्चों, देखो 13.6 लिख दिया, ये क्या होगा HC नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन N1² माइनस 1 अपॉन N2²। तो इसकी ये जो होता है इसकी वैल्यू, ये क्या होता है राइडबर्ग कांस्टेंट होता है, ये R होता है, अभी लिखवाते हैं 1 अपॉन N1² माइनस 1 अपॉन N2²। ये हो गया आपकी इक्वेशन, मेन इक्वेशन आ गई। अब R क्या होता है आपका, ये क्या होता है राइडबर्ग कांस्टेंट। अब कांस्टेंट होता है तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो इसकी R की वैल्यू लिख लो, R इज इक्वल टू 1.067 इंटू 10 टू द पावर 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। दिस इज योर राइडबर्ग कांस्टेंट। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग सीरीज देखते हैं लाइमन दामर पाशन, ठीक है, ये वाली सीरीज देखते हैं। इससे पहले लिख लो, इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे न्यूमेरिकल आते हैं। ये वाला हो गया एनर्जी निकालने का, वेलोसिटी और रेडियस निकालने का, ठीक है। तो ये देख लो अपना, चलो नाउ स्टूडेंट दिस इज अवर लास्ट टॉपिक, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म है। यहाँ पे ये समझिएगा, हमने बताया कि हाइड्रोजन एटम है, उसकी स्पेक्ट्रल लाइन होगी, ठीक है, वो फोटोन के फॉर्म में एनर्जी एमिट करेगा, तो वो कुछ ही कलर विजिबल होंगे। उसका रीज़न क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, जब हमारा ऑर्बिट पे आपके इलेक्ट्रॉन वापस आता है, हायर टू लोअर आता है, कहाँ पे, हायर टू लोअर एनर्जी लेवल, लोअर आता है, ठीक है, मतलब हायर तो हमने कहा था ये एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी, जैसे जैसे दूर ऑर्बिट बढ़ेगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जंप करेगा, इसका फॉर्मूला हमारा लैम्डा का क्या आया था, लैम्डा इज इक्वल टू R 1 अपॉन N1² माइनस 1 अपॉन N2²। N2 क्या था, हायर ऑर्बिट थी, और N1 क्या था आपका, लोअर ऑर्बिट। तो लाइमन सीरीज हम पहले देखते हैं। लाइमन सीरीज क्या होती है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, किसी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे आता है, ठीक है, किसी हायर एनर्जी ऑर्बिट से फर्स्ट ही ऑर्बिट पे आता है, ये वाली ऑर्बिट पे, तो उसे क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज, ठीक है। लाइमन सीरीज आपकी यूवी रीजन की होती है, ठीक है, एज अ सेंस ये क्या, फोटोन जो एमिट करती है, जो वेवलेंथ देती है, वो यूवी रीजन का देती है, समझ रहे हो। यहाँ पे ये समझ में आया, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू द फर्स्ट एनर्जी लेवल, पहले पे आना है, ठीक है, पहले पे आना है, तो मतलब N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, N1 की आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी,
समझ रहे हो? देखिए N2 क्या है, जहां से आना है, N1 कहाँ है, जहां पर आना है। तो पर कहाँ पे आना है, फर्स्ट लेवल पे। तो फर्स्ट लेवल पे N1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और N2 की वैल्यू या तो 2 होगी या तो 3 होगी या तो 4 होगी। ठीक है, समझ रहे हो क्यों ऐसा है? आप 1 ऑर्बिट पे से 1 ऑर्बिट पे कैसे इलेक्ट्रॉन आएगा? ठीक है, 1 ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे कैसे आएगा? सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट पे आ सकता है, थर्ड से फर्स्ट पे आता है, फोर्थ से फर्स्ट पे आ जाता है। तो ये आपकी हो गई लाइमन सीरीज। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/λ इज इक्वल टू आर का आर रहेगा 1/n1 मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये हमें नहीं पता है, ये लिख लेना। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपको ये बताना है कि लाइमन सीरीज में अगर कहाँ से बताना है कि N2 की वैल्यू आपकी मान लीजिए हायर जो एनर्जी ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट से लाइमन सीरीज में जो आएगा तो उसकी वेवलेंथ बतानी है। अब लाइमन सीरीज पे आएगा तो इसका मतलब क्या है, लाइमन सीरीज में N1 की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, समझे? ठीक है, अब इसके बाद बामर सीरीज देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे बामर सीरीज। लाइमन देख लिया, जब फर्स्ट ऑर्बिट हायर एनर्जी से फर्स्ट ऑर्बिट पे आता है। ठीक है, अब आपका बामर सीरीज क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी लेवल टू द सेकेंड लेवल, ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट पे आता है, तब आपका क्या हो जाएगा, बामर। जैसे कि हमने बताया 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, N1 की अब क्योंकि बामर में ठीक है सेकेंड लेवल पे आ रहा है, मतलब सेकेंड ऑर्बिट पे आ रहा है, तो N1 का हायर एनर्जी लेवल का हमें नहीं पता। N1 हमें पता है क्या हो जाएगा, सेकेंड। और N2 आपका देखिए सेकेंड पे आ रहा है, तो सेकेंड से सेकेंड पे तो नहीं आएगा ना, या तो थर्ड से सेकेंड पे आएगा, फोर्थ से या फिफ्थ से, सिक्स से, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन हो गई, ये विजिबल रीजन में आएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया, नोट डाउन कर लीजिए ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा, अब आपका ये क्या हो गया, पैशन सीरीज है, जो जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल टू थर्ड ऑर्बिट पे आता है, थर्ड ऑर्बिट पे आता है, तो यहाँ पे ये समझिएगा जैसे कि हमने बताया 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होता है। ठीक है, अब N1 की वैल्यू थर्ड हो जाएगी, मतलब N1 थर्ड ऑर्बिट पे आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, थर्ड से थर्ड पे तो नहीं आएगा ना, फोर्थ से आ सकता है, फिफ्थ से आ सकता है, सिक्स से आ सकता है, समझे? ये थर्ड, तो ये हो गया आपका पार्शियल सीरीज। अब ब्रैकेट देखते हैं, इसको लिख लीजिए ना स्टूडेंट्स। हम लोग ब्रैकेट सीरीज देखेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, एज यूजुअल आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा फोर्थ ऑर्बिट पे आएगा, हायर एनर्जी टू फोर्थ ऑर्बिट पे आएगा, तो N1 की वैल्यू आप यहाँ पे क्या कर दोगे, 4 कर दोगे। N2 क्या हो जाएगा, 4 से बड़ा ही होगा, फिफ्थ से आ सकता है, सिक्स से आ सकता है, 7 से आ सकता है। ठीक है, 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ पे N1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1/λ इज इक्वल टू आर 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब लास्ट सीरीज जो है क्या हो जाएगी, पिफुंड। अब यहाँ पे ये समझिएगा, फंड मत बोलिएगा, ठीक है, पिफुंड बोल दीजिएगा। ठीक है, जब व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू फिफ्थ ऑर्बिट, तो यहाँ पे देखिएगा कि N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिफ्थ, N2 क्या होगा, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, मतलब ऑफ कोर्स ही बात है, फिफ्थ से फिफ्थ में तो नहीं आएगी, सिक्स्थ से फिफ्थ पे आ सकती है, सेवन्थ से फिफ्थ पे आ जा सकती है। तो 1/λ इज इक्वल टू आर 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका खत्म हो चुका है, एकदम सॉलिड तरीके से खत्म है। इसको अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, क्योंकि आपके पास पूरा दिन है। ठीक है, मेरे पास पूरा दिन नहीं है पढ़ाने का, आपके पास पढ़ने का पूरा दिन है। ठीक है, तो फिजिक्स अच्छे से पढ़ो। हेलो स्टूडेंट्स, काइंडली वॉच माय अदर वीडियोस and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.